डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट पेपर है भारत का राजनीतिक इतिहास, उसमें ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत जो आते हैं उनमें आज हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के तहत अब भी कंपनी का व्यापारिक अधिकार जारी रहा, यानी कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार बना रहा। लेकिन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस एक्ट को पारित किया था। इस एक्ट ने एक चेंज किया, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। पहले जो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को देखते थे, लेकिन अब कंपनी के व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक मामलों को 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे और राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। ये जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें 4 प्रीवी काउंसिलर्स होते थे, एक एक्सचेकर होता था और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जो कि ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का इंसान होता था। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कैबिनेट मिनिस्टर होता था और एक एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसिलर्स, इन पर नियंत्रण होता था ब्रिटेन के राजा का। तो कंपनी के व्यापार संबंधी विषयों को छोड़कर बाकी जितने भी सैनिक, असैनिक और जो राजस्व संबंधी मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन में चले गए थे। इसके अलावा इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दी गई थी। लेकिन अब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें पहले गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद थी उसमें पहले जो 4 सदस्य होते थे अब उसमें चेंज किया गया। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्य रह गए थे और जिनमें एक मुख्य सेनापति था। ये एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हुआ? तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में ये चेंज हुआ कि पहले गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य थे, तो इस तरह से टोटल 5 सदस्य थे। तो जब भी वोटिंग होती थी तो अगर एक भी गवर्नर जनरल के साथ होता और बाकी 3 नहीं होते तो गवर्नर जनरल जो है वो अपना अधिनियम पारित नहीं कर सकता था। लेकिन अब चूंकि 3 सदस्य हो गए थे तो एक भी अगर गवर्नर जनरल के साथ होता था तो बराबर वोट आ जाते थे, जिसकी वजह से, और ऊपर से गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी थी। तो इस तरह से ये चेंज किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी चेंज किया गया, प्रांतों में भी कुछ चेंज किया गया। और प्रांतों में अब ये चेंज किया गया था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उनकी भी कार्यकारी परिषद 3-3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद नियुक्त की गई थी। 3 डायरेक्टरों की एक जो समिति थी उसके द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। भारत में जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल और 3 सदस्यीय परिषद ही संभालती थी। तो इस नियम के द्वारा जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी वो 1858 तक चला था, एक कंपनी के द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। इस अधिनियम से रेवेन्यू में क्या चेंज हुए? तो पहले जो कंपनी का जो व्यापारिक क्षेत्र था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजेशंस कहा जाता था, जबकि अब इसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा जाने लगा।
तो इस तरह से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को और भी ज़्यादा बढ़ाया। कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए थे और इसमें भी कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उन्हें 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था और इसके अलावा जो अन्य सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामले थे उन्हें कंट्रोल बोर्ड देखता था, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनमें से 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति भी बनाई गई थी, जिसके द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके भी सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी और बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसियां गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना कोई युद्ध व संधि नहीं होगी, ऐसा निश्चित किया गया और भारतीय वित्त पर गवर्नर जनरल का व्यापक नियंत्रण स्थापित किया गया था। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके विवाद को लेकर ही लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार जो थी उसको त्यागपत्र देना पड़ा था। ये पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। बर्क ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों की संख्या 3 कर दी गई थी, इस पर बर्क ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि अपने उद्देश्य की आपूर्ति के लिए एक ऐसा अच्छा और दक्ष उपाय है जैसा कि कोई मनुष्य बना सकता है। धन्यवाद।